इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत मिल्टन नाम के एक 80 साल के बूढ़े आदमी को दिखाते हुए होती है। मिल्टन तो एक छोटे से टाउन में रहा करता था जहां पर अब वो पूरा अकेला हो जाता है। मिल्टन का तो एक बेटा हुआ करता था, लेकिन वो उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। हालांकि कभी कभी मिल्टन की बेटी उससे मिलने के लिए आती है। वो दरअसल एक नर्स होती है, इसीलिए अपने फादर से रिलेटेड सारी दवाइयां वो उन्हें लेकर आती थी। मिल्टन की एज 80 साल हो चुकी है, इसीलिए उसे कुछ न कुछ बीमारियां होते रहती। लेकिन बात ये होती है कि मिल्टन की इन सारी हरकतों से उसकी बेटी भी परेशान हो चुकी थी। वो तो अपने फादर को दवाइयां स्ट्रिक्ट टाइम पर खाने की सलाह देती है, लेकिन मिल्टन कहता था कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो यहीं पर रहने वाला है। तो ये सारी बातें सुनकर मिल्टन की बेटी भी ज्यादा कुछ नहीं कहती और वो सीधा दवाइयां रखकर अपने जॉब पर चली जाती है। यहाँ पर मिल्टन हर बार सुबह नहा धोकर निकल पड़ता था टाउन की काउंसिल मीटिंग के अंदर। वो तो एक ऐसी मीटिंग होती है जहाँ टाउन के सभी लोग अपनी कंप्लेंट्स लेकर आते थे और काउंसिल मेंबर्स उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालते थे। लेकिन मिल्टन तो काउंसिल मीटिंग के अंदर ये कहता है कि मेरे घर के सामने रोड बननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब काउंसिल मेंबर्स को ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, इसीलिए वो मिल्टन की बातों को एकदम से इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि मिल्टन को इससे बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी कोशिश बंद नहीं करता। वो हर दिन इसी तरीके से काउंसिल मीटिंग में आकर अपनी बातों को सामने रखता था। उसे होप थी कि एक दिन एटलीस्ट ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी और उसके घर के सामने वो रोड बनाएंगे। मिल्टन की बेटी, जिसका नाम स्टेफनी होता है, वो भी अपने फादर को बार बार कहती थी कि ये हरकतें ना करे, लेकिन मिल्टन को तो अंदर से सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं था कि वो ये चीजें नहीं करेगा तो वो उसे मिलने वाली फैसिलिटीज को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर रहा है। अब यहाँ एक दिन जब मिल्टन अपने घर में बैठकर टीवी शोज एंजॉय कर रहा था, तभी अचानक उसके गार्डन के पास कुछ अजीब सी चीज ऊपर से गिरते हुए दिखाई देती है। मिल्टन को जब धमाके की आवाज आई तो वो तुरंत ही गार्डन वाले एरिया में चला गया, लेकिन वहाँ पर मिल्टन ने जो देखा उससे उसके होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उसके गार्डन के अंदर एक स्पेसशिप लैंड हुआ था जो किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि एलियन का होता है। मिल्टन इस बात से काफी चौंक जाता है और उसने कॉल करने की भी कोशिश की। वो अपनी बेटी स्टेफनी को भी बताता है, लेकिन वो ऑब्वियस अपने फादर की सारी बातों को एक मजाक ही समझ रही थी। यहाँ अगले दिन मिल्टन तो काउंसिल मीटिंग के अंदर जाकर भी ये सारी बातें बताता है, लेकिन वो सब तो अब मिल्टन को पागल समझने लगे थे और उसकी एक भी बात नहीं सुनते। मिल्टन तो जब यहाँ पर अपने घर पर आया तो वो स्पेसशिप के ठीक सामने एक एलियन को भी देखता है जो स्पेसशिप के अंदर से निकला था, लेकिन उसकी हालत काफी खराब होती है। वो तो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था और ऐसा लग रहा होता है कि वो मर गया। लेकिन मिल्टन की भी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो जाकर चेक करे कि आखिर वहाँ पर है क्या। अब यहाँ मिल्टन काउंसिल मीटिंग के अंदर एक और बार आया हुआ था। वहाँ पर तो लिन नाम की एक राइटर होती है जो मिल्टन के पड़ोस में ही रहा करती थी। लिन ने तो उन सारे काउंसिल मेंबर से कहा कि मैंने कई सारे पोस्टर्स बनाए हैं जिनमें कि मैं बताना चाहती हूँ कि जो बूढ़े लोग हमारे टाउन में रहते हैं उन्हें किस तरीके से अपना अकेलापन एक दूसरे से बात करके गुजारना चाहिए। बूढ़ा होना एक अभिशाप है, क्योंकि उसके सारे बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए लिन ये सारे बनाए गए पोस्टर्स पूरे टाउन में लगाना चाहती है और इस बात की परमिशन उसे काउंसिल मेंबर से मिल गई थी। लिन के जाने के बाद वहाँ पर वापस से मिल्टन आ जाता है और वो वही बात दोहराता है कि मेरे बागीचे के अंदर एक स्पेसशिप है जिसके अंदर एक एलियन मौजूद था। हालांकि अभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जाता और उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है। थोड़ी देर में मिल्टन के पास लिन और एक सिंगर आती है जो उसे समझा रहे थे कि तुम इस तरीके से बात करोगे तो हम बूढ़े आदमियों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इस वजह से मिल्टन को थोड़ा सा और भी बुरा लगता है। मिल्टन तो अब सीधा अपने घर पर चला गया था जहाँ पर वो उसी एलियन को देखता है जो अभी भी उसके बागीचे में एकदम से मदहोश पड़ा हुआ है। उसकी स्पेसशिप पीछे क्रैश हुई थी और देखने से लग रहा था कि वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली। लेकिन इस बार मिल्टन को उस एलियन पे थोड़ा सा तरस आ गया। बाहर बहुत ही ज्यादा ठंडी थी, इसीलिए मिल्टन ने उसे एक ब्लैंकेट दिया, साथ ही साथ उसे पीने के लिए पानी भी प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से रात गुजर गई और वो एलियन सुबह होने पर भी वहीं मौजूद था। अब यहाँ मिल्टन को जब लगता है कि वो एलियन उसके लिए खतरनाक नहीं है तो वो उस एलियन को अंदर आने का आमंत्रण देने लगा। वो एलियन धीरे धीरे करके उसके घर में चला जाता है। मिल्टन ने उस एलियन को खाने के लिए बहुत सारी चीजें दी, लेकिन वो
एलियन उन सारी चीजों में से सिर्फ एप्पल का एक स्लाइस ही खाता है और इन चीजों से मिल्टन को लगने लगा कि इस एलियन को सिर्फ एप्पल ही पसंद है। इसीलिए वो सीधा सुपरमार्केट में चला गया और कई सारे एप्पल्स खरीद लिए जो कि वो एलियन के लिए यूज करेगा। हालांकि मिल्टन एप्पल खरीदते समय काउंटर वाले को भी कहता है कि ये सारे एप्पल मैं अपने एलियन के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो काउंटर वाला भी उसे पागल समझकर सारी चीजें इग्नोर करता है। अब यहाँ मिल्टन जो अपने घर में बैठकर अखबार पढ़ रहा था वो एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि आसमान से कोई अजीब सी चीज नीचे गिरी हुई है। उसकी तलाश अभी भी जारी है और अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये कोई यूएफओ है। वो व्हाइट कलर का एलियन अभी भी मिल्टन के घर में ही रह रहा था। अब यहाँ पर मिल्टन उस एलियन के साथ काफी अच्छी तरीके से बिहेव करता है। वो तो उस एलियन को अपना पूरा घर दिखाने लगा और अपने बारे में सब कुछ बताने लगा। फोटो फ्रेम के अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो उनके बारे में बताता है कि मेरा एक बेटा है जो मुझे छोड़कर कैलिफोर्निया में रहने चला गया, लेकिन स्टेफनी नाम की एक बेटी है जो कभी कभी मुझसे मिलने आती है और वो इस जगह पर हमेशा अकेला ही रहता है, इसीलिए उसका दिमाग खराब हुआ करता था। अब मिल्टन यहाँ उस एलियन के साथ टीवी शो देखने के लिए बैठ जाता है जो उसका बहुत ही फेवरेट शो था। वो तो एलियन को भी कहता है कि तुम आकर ये शो देखो। अब हमें उसी सुपरमार्केट का वो काउंटर वाला आदमी दिखाया गया जो कि स्टेफनी के सामने उसके फादर की बातें कह रहा था। वो बोलने लगा कि तुम्हारे फादर कई सारे एप्पल्स लेकर गए और वो बोल रहे थे कि ये एप्पल्स उसके एलियन दोस्त के लिए हैं। स्टेफनी अपने फादर के इस स्टेटमेंट से काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उन्हें लगने लगा कि वो जरूर कोई गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए वो हाफ डे लेकर उनके घर पर चेक करने चली गई। स्टेफनी के पूछने पर कि आपने दवाई प्रॉपर टाइम पर ली कि नहीं, तो यहाँ थोड़ा सोचने के बाद मिल्टन उससे कह देता है कि हाँ मैंने प्रॉपर दवाई ले ली है, जिसके बाद स्टेफनी वहाँ से तुरंत ही चली जाती है। मिल्टन नहीं चाहता था कि वो अपनी बेटी को इन सारी चीजों में फंसाए। अब थोड़ी देर के अंदर यहाँ मिल्टन को उसके पड़ोसी यानी कि लिन का कॉल आ जाता है। लिन दरअसल कुछ प्रिंट करना चाहती थी, इसीलिए वो उसके घर का प्रिंटर यूज करेगी। मिल्टन तो उसे तुरंत ही बुला लेता है अपने घर पर। लिन तो उसके घर पर आ चुकी थी, लेकिन वो जैसे ही एंटर करती है तो उसने सोफे पर बैठे हुए उस एलियन को देख लिया जो आराम से टीवी शो देख रहा था। लिन को तो एक समय पर हार्ट अटैक आने लगा, लेकिन मिल्टन उसे सारी बातें समझाता है और गार्डन में लेके जाकर वो स्पेसशिप भी दिखाता है। मिल्टन ने कहा कि मैं सभी से यही कह रहा था कि मेरे बागीचे में एक स्पेसशिप है और उसमें से एलियन बाहर निकला है, लेकिन कोई भी मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। लिन को तो यहाँ विश्वास हो जाता है और वो मिल्टन से कहने लगी कि भले ही ये एलियन हमें चोट नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन अगर हम इस बारे में पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट को बताएंगे तो इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए लिन का आइडिया यही था कि हमें इसके बारे में और किसी को नहीं बताना चाहिए, उसमें ही इस एलियन की सलामती होगी। अब हमें यहाँ बाहर की तरफ कार के अंदर सिंगर दिखाई गई जो पता नहीं क्यों मिल्टन के घर के पास राउंड लगा रही थी। दरअसल उस सिंगर ने मिल्टन के घर के पास लिन की गाड़ी देख ली थी और वो यही सोचते जा रही थी कि आखिरकार लिन मिल्टन के घर पर क्या कर रही है। वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें गवर्नमेंट की एजेंसी को दिखाया गया जो लगातार यही ट्राई कर रही थी कि आसमान से गिरे हुए उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगा लिया जाए। इस बार तो उनके साथ FBI भी शामिल हो चुकी है जो डीपली इन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सारे के सारे वर्कर्स बहुत ही मेहनत करके इस बात पर लगे हुए थे और ट्रैक कर रहे थे कि कहां पर डिस्टरबेंस पैदा हुआ है जिससे कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता कर सकें। यहाँ पर मिल्टन उस एलियन के साथ अभी भी मौजूद था जो सुबह उठने के बाद एलियन का एक अजीब सा बिहेवियर देखता है। उसने देखा कि एलियन ने पेपर्स के ऊपर 7 बिल्लियों की फोटो बनाई है और ये बिल्लियां पता नहीं किससे रिलेटेड हो सकती थी। मिल्टन तो जब बाहर की तरफ गया तो देखा कि एलियन पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और वो अपने स्पेसशिप को रिपेयर कर रहा है। हालांकि मिल्टन ने वो ड्राइंग दिखाते हुए एलियन से पूछा कि आखिरकार ये क्या है, लेकिन वो एलियन से कुछ नहीं कह रहा था और अपने काम में बिजी था। मिल्टन भी देखकर ये समझ गया कि शायद इस एलियन को अपने प्लेनेट पर वापस जाना है, इसीलिए बिना किसी को बताए बहुत ट्राई कर रहा है अपने स्पेसशिप को बनाने के लिए। अब मिल्टन तो एक साइकेट्रिस्ट के पास चला गया जहां पर वो उसकी दिमागी हालत को चेक कर रही थी। उसने जितने भी क्वेश्चन पूछे मिल्टन पता नहीं क्यों उनका गलत जवाब देता है, जिससे कि वो साइकेट्रिस्ट और दिमागी डॉक्टर उनकी रिपोर्ट को एकदम नेगेटिव करते जा रही थी। मिल्टन घर पर ना होने के कारण वो लिन ही उस एलियन के साथ मौजूद थी और उससे बातें करते जा रही थी ताकि उसे अकेला फील ना हो। लिन ने तो उस एलियन को अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो किस तरीके से दूसरे शहर में रहती है। उसकी बेटी का एक बेटा हुआ था, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि लिन अभी तक अपनी बेटी के बेटे से मिल नहीं पाई है, जिसका उसे बहुत ही बुरा लगता था।
यहाँ पर मिल्टन और उसकी बेटी मौजूद थी जो लगातार उस साइकेट्रिस्ट के रिजल्ट को पूछ रही होती है। साइकेट्रिस्ट ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे फादर पागल हो चुके हैं, वो एलियन की बातें करते हैं और कोई भी सवाल का सही जवाब नहीं देते। इसीलिए दो ही ऑप्शन है, या तो इन्हें नर्सिंग होम में भेज दिया जाए या फिर इनके लिए एक असिस्टेंट रखे जो हमेशा इनके पास रहे। अब मिल्टन ये बातें सुनकर काफी गुस्सा हो गया क्योंकि वो पागल नहीं था। वो एकदम गुस्से में वहां से चला जाता है अपनी बेटी को लिए बिना। जब मिल्टन घर पर पहुंचा तो वो ना तो एलियन से बात करता है और ना ही लिन से। लिन तो उससे बातचीत करना भी चाहती थी, लेकिन मिल्टन गुस्सा होने के कारण ऊपर की तरफ चला गया और कमरे को बंद कर लिया। मिल्टन तो यहाँ बहुत ही अकेला फील कर रहा था। वो सोचता है कि उसके बेटे और बेटियां जो उसके साथ अब नहीं रहते, वो ही उसे पागल समझ रहे हैं और उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। इन्हीं सारी चीजों की वजह से मिल्टन का दिमाग फटा जा रहा था। अब मिल्टन वहां से सीधा आ जाता है उस एलियन के पास जो कि अभी भी अपनी स्पेसशिप रिपेयर कर रहा था। वो उसे सारी चीजें बता रहा होता है कि किस तरीके से वो अपने बेटे और बेटी से अलग हो चुका है और शायद आगे आने वाले समय में वो उनसे और भी ज्यादा अलग होता जाएगा। वो एलियन तो बहुत ही गौर से मिल्टन की बातें सुन रहा था। वो एलियन जब से यहाँ पर आया है उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला था। भले ही उसकी लैंग्वेज कुछ और हो, लेकिन वो उनसे कम्युनिकेट करने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा है। अब यहाँ मिल्टन अपने उस बेटे से बात कर रहा था जो कैलिफोर्निया में रहता है। दरअसल मिल्टन चाहता था कि अपने गिले शिकवे सारी चीजें भुलाकर उसका बेटा वापस आ जाए, क्योंकि वो तो अब यहाँ पर अकेला रह चुका है अपने बेटे बेटियों के बिना। क्योंकि मिल्टन अब यहाँ पर अकेला ही रहता है अपने बेटे बेटियों के बिना। क्योंकि मिल्टन यहाँ पर अकेला ही रहता है अपने बेटे बेटियों के बिना। लेकिन देखने से ऐसा ही लगता है कि उसका बेटा अब नहीं आने वाला। लिन तो यहाँ पर उस एलियन के लिए एक टी शर्ट लेकर आती है और बड़े प्यार से उसका नाम जूल्स रखती है। वो एलियन अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस तो नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर लगता है कि वो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा खुश है। वो दोनों मिलकर उस एलियन का काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। वहीं अब हमें उस सिंगर को दिखाया गया जो कि न्यूज देख रही थी। न्यूज में यही बताया जाता है कि जो भी उस स्पेसशिप को ढूंढेगा उसे काफी बड़ा इनाम मिलेगा। सिंगर को तो वो इनाम चाहिए था, इसीलिए उसे मिल्टन की बात याद आती है जब वो काउंसिल मीटिंग में आकर कह रहा था कि उसने एलियन को देखा है। इसीलिए अब सिंगर सीधा मिल्टन के घर पर चली गई अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। वो चौक तो तब जाती है जब वो डाइनिंग टेबल पर उन दोनों के साथ एलियन को भी देख रही थी। यानी कि अब वो समझ गई कि मिल्टन झूठ नहीं कह रहा था। उसके बागीचे में सच में एक यूएफओ क्रैश हुआ था जिसमें से ये एलियन निकला है और वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। हालांकि सिंगर उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन मिल्टन ने उसे रोक दिया क्योंकि ये बहुत ही गलत है। तुम इस तरीके से डायरेक्ट उसे टच नहीं कर सकती जब तक तुम उसे जान नहीं जाते। सिंगर भी इस बात से काफी ज्यादा चौंक गई थी एलियंस को इस तरीके से देखकर। अगले दिन वो जूल्स के लिए बहुत सारा खाना लेकर आती है, लेकिन उसे रेफ्रिजरेटर के ऊपर लगा हुआ वो ड्राइंग दिखाई दी जिसमें कि कई सारी बिल्लियां मौजूद थीं। सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं कि आखिर वो एलियन उनसे क्या बात करना चाहता है। सिंगर एक तरीके से जूल से बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, जैसे कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम निकलवाना चाहती है उस एलियन से। यहाँ पर हमें कुछ डिटेक्टिव्स को भी दिखाया जाता है जो घर घर में जाकर पूछ रहे थे कि आखिरकार तुमने एलियन को देखा है कि नहीं। यहाँ तक कि वो सिंगर के भी घर पर जाते हैं, पर सिंगर ने मना कर दिया था और अब सिंगर जूल्स के साथ बैठकर ही अपने बारे में बता रही होती है। वो सिंगर तो लगातार जूल्स से यही कह रही थी कि उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इससे पहले वो अलग अलग कंट्रीज में काफी अच्छे शोज भी किया करती थी, लेकिन जिस तरीके से उसकी उम्र बढ़ती गई उसकी आवाज भी चेंज होती गई और आज ये दिन आ गया है कि उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा बेकार आती है। यानी कि वो एक तरीके से उस एलियन को अपनी परेशानी के बारे में बता रही थी। अब हमें यहाँ लिन के घर पर एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है जो उसके लगाए गए पोस्टर से इंस्पायर हुआ था। लिन को भी ये अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे अपने घर में बुलाकर उसका सम्मान करती है। लेकिन उस आदमी ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसीलिए लिन उसे डायरेक्ट करती है कि वॉशरूम कहाँ पर है। हालांकि कई देर हो जाते हैं लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया था, इसीलिए लिन जाकर उसे देखने लगी। तब जाकर पता चला कि वो आदमी उसके घर पर चोरी कर रहा है। लिन काफी ज्यादा डर गई और किसी से मदद मांगने के लिए बाहर जाने लगी, लेकिन वो आदमी अब लिन को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जूल्स यहाँ पर मिल्टन के घर पर मौजूद था, लेकिन वो अपनी दिमागी शक्तियों का यूज करके ये पता लगा लेता है कि आखिरकार किस तरीके से वो आदमी लिन को मारने की कोशिश कर रहा है और लिन की जान खतरे में है।
हालांकि वो इस तरीके से तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जूल्स ने अब अपनी दिमागी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट कर लिया और लिन को बचाते हुए उस आदमी का दिमाग पूरा ब्लास्ट कर दिया, जिससे कि वो घुसपैठिया वहीं पर मारा जाता है। थोड़े समय में पुलिस ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर आ गई थी। वो लोग लिन को तो रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता चल पा रहा था कि जिस आदमी की यहाँ मृत्यु हुई है उसकी ये हालत किसने की होगी, क्योंकि ये ना तो किसी हथियार का कमाल था और ना ही किसी जादू टोने का। उसका पूरा सर अंदर से ब्लास्ट हो चुका था। अब इन्हीं सारी चीजों के ऊपर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। यहाँ लिन जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, वो इतना तो समझ जाती है कि ये काम जरूर उस जूल्स नाम के एलियंस ने किया होगा, क्योंकि वही है जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है इस तरीके से। लिन जल्द से जल्द मिल्टन के घर पर आकर जूल्स से मिलती है और उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज वो जिंदा है। हालांकि जूल्स अभी भी कोई एक्सप्रेशन ना दिखाते हुए अपने स्पेसशिप को ठीक करने में बिजी हो गया। अब यहाँ मिल्टन जब सुपरमार्केट से काफी सारे एप्पल्स लेकर बाहर निकल रहा था, तो वहाँ उसकी मुलाकात स्टेफनी से हुई, जो अपने फादर से पूछ रही थी कि आप इतने सारे एप्पल्स कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन मिल्टन यहाँ पर अपनी बेटी को कुछ रिप्लाई ना देते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मिल्टन अब अपनी बेटी से भी ऊब चुका था, क्योंकि वो उसकी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करती। अब यहाँ पर मिल्टन, लिन और सिंगर ने बाहर की तरफ ये देखा कि उनका वो एलियन दोस्त जिसका नाम जूल्स है, वो एक बिल्ली की डेड बॉडी को लेकर आया था। ये चीजें देखकर वो तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये उसने क्यों किया है। तब जाकर वो बिल्ली की डेड बॉडी से उस ड्राइंग को रिफर करते हैं जिसके अंदर 7 बिल्लियां मेंशन की गई थी। शायद वो समझने लगे कि जूल्स नाम के इस एलियन को 7 बिल्लियों की डेड बॉडी चाहिए और ये जरूर उससे कुछ करने वाला है। लिन ने और मिल्टन ने कहा कि इस एलियन ने हमारी बहुत मदद की है, इसीलिए हमें भी इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। उनके पास एक बिल्ली की डेड बॉडी तो थी, लेकिन अभी भी 6 बिल्लियां बाकी होती हैं। मिल्टन की बेटी एक नर्सरी में काम करती थी जो एनिमल्स की थी, इसीलिए मिल्टन अपनी बेटी को कॉल करके पूछता है कि मुझे बिल्लियों की डेड बॉडी कहाँ पर मिलेगी। स्टेफनी तो बहुत ही ज्यादा चौंक गई कि आखिरकार उसके फादर ये सारी चीजें क्यों पूछ रहे हैं। हालांकि वो उन्हें कुछ नहीं बताती, पर मिल्टन इस तरीके से रुकने वाला नहीं था। मिल्टन और सिंगर तो कार लेकर निकल पड़े थे बिल्लियों की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए। वो जैसे ही कार लेकर चल रहे होते हैं तो अचानक एक बिल्ली उनके सामने आ गई और कार से टकराकर मारी जाती है। बाहर निकलकर उन दोनों को थोड़ा अफसोस तो होता है, पर वो उसकी डेड बॉडी को उठाकर कार के अंदर रख लेते हैं। इन सारी चीजों को वहां मौजूद कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी देख रहे थे। उन्हें नहीं समझता कि आखिर ये उसकी डेड बॉडी कहां लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें एक और डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे कि लेकर जाने के बाद उनके पास 3 बिल्लियां मौजूद थीं। सिर्फ उन्हें 4 बिल्लियों की डेड बॉडी और चाहिए। सिंगर ने कहा कि कुछ बिल्लियां मैं लेकर आ जाती हूँ और वो कुछ समय के अंदर लेके भी आ जाती है, लेकिन अभी भी उनके पास एक बिल्लियों की डेड बॉडी मिलना बाकी था। अब यहाँ मिल्टन सिंगर से कहता है कि तुम्हारे पास भी एक पालतू बिल्ली है जो कि शायद बीमार है और उसे हम 7वीं बिल्ली बना सकते हैं उसकी जान लेकर। सिंगर इस बात से बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि वो बिल्ली शुरुआत से ही उसके साथ रहा करती और उसका अकेलापन दूर करती। सिंगर बहुत ही ज्यादा नाराज होकर अपनी कार में बैठकर उदास हो जाती है। सिंगर बहुत ही ज्यादा नाराज होकर अपनी कार में चली जाती है। थोड़ी देर बाद लिन सिंगर के पास जाकर उसे समझाती है कि मिल्टन ने ये सारी चीजें अपने उस एलियन दोस्त की मदद करने के लिए कहा था, उसका तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं होता। लेकिन यहाँ सिंगर कहने लगी कि ये सही है, क्योंकि मेरी बिल्ली ना तो देख सकती है और ना ही वो पूरी तरीके से ठीक है। एक तरीके से उसे मारने के बाद मैं उसे आजाद कर रही हूँ। इसीलिए अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद सिंगर भी अपनी पालतू बिल्ली को मारने के लिए रेडी हो जाती है। वो तीनों कमरे के अंदर थे और अब बहुत ही मुश्किल से उन्होंने मिलकर उस बिल्ली को मार दिया। जूल तो ये सारी चीजें देख रहा होता है कि कैसे वो उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं और अब उनके पास पूरे 7 बिल्लियों की डेड बॉडी मौजूद है, जिसे कि जूल्स अपने स्पेसशिप के पास वाले इलाके में रखता है और उसके ऊपर अपनी सिल्वर कोटिंग वाले ब्लैंकेट को बिछा देता है। 7 बिल्लियों की डेड बॉडी एक दूसरे में कंबाइन होने लगी थी और वो रेड कलर का एक स्टोन बन जाती है। जूल ने उसी रेड स्टोन को अपने स्पेसशिप के अंदर डाल दिया, जो कि एक फ्यूल का काम करेगी और अब जाकर उसकी स्पेसशिप पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, जिसमें बैठकर वो वापस अपने घर चला जाएगा। लेकिन वो एलियन अब जाने से पहले मिल्टन को आगे बढ़ने के लिए कहता है
है, क्योंकि उसे पता था कि मिल्टन का इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। हालांकि उसके बेटे बेटी जिंदा थे, पर वो उसके साथ नहीं रहते। इसीलिए वो एलियन चाहता था कि मिल्टन भी उसके साथ जाए और अपनी आगे की जिंदगी उसके प्लेनेट पर गुजारे। हालांकि मिल्टन इस बात पर बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक मिल्टन को उसकी बेटी का कॉल आता है, जो उससे माफी मांग रही थी कि उसने जो भी चीजें की उनके साथ। स्टेफनी तो अपने फादर के लिए ये कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब है कि वो उसके फादर हैं और इतने एज तक वो उसके साथ रह रहे हैं, भले ही उनके बेटे बेटियों ने उनका साथ छोड़ दिया था। मिल्टन को अपनी बेटी की ये बातें बहुत ही ज्यादा भा जाती हैं और वो अपनी बेटी की अपॉलॉजी एक्सेप्ट करते हुए यहीं रहने का डिसाइड करता है। हालांकि वो एलियन अब अपनी स्पेसशिप को चालू कर ही रहा था, तभी वहां कुछ इन्वेस्टिगेटर्स आ जाते हैं जिसने की स्पेसशिप को देख लिया होता है। इसी वजह से मिल्टन, लिन और सिंगर भी जल्द से जल्द स्पेसशिप के अंदर चले गए। जूल्स उन्हें स्पेसशिप से ट्रेवल कराते हुए सीधा पहाड़ी वाले इलाकों में लेकर आता है और तीनों को छोड़ देता है। मिल्टन, लिन, सिंगर जूल्स को काफी थैंक यू कहते हैं कि उसके आने के बाद उन लोगों की जिंदगी एकदम से बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि एक दूसरे के साथ रहना और सपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और अब सभी लोग उसे थैंक यू कहकर जूल्स को अलविदा कह देते हैं। जूल्स अपनी स्पेसशिप से दूर कहीं ब्रह्मांड की गहराई में निकल गया। अगले दिन से हमें दिखाया गया कि मिल्टन, लिन और सिंगर एक साथ बैठे हुए हैं और एक दूसरे के अकेलेपन को दूर कर रहे हैं। वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और इसी तरीके से आगे की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अब एक दिन लिन ने पूछा कि आखिरकार जूल्स हमें भूल तो नहीं गया होगा। मिल्टन को बहुत ज्यादा याद आ रही थी जूल्स की, क्योंकि उसके पास अब उसकी बेटी भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी जूल्स उस समय पर आया था जब उसके पास कोई नहीं था। तभी अचानक हमें गार्डन की तरफ से कुछ रोशनी दिखाई देती है और उसी तरीके से यूएफओ के गिरने की आवाज आती है, जिससे मिल्टन समझ गया था कि शायद जूल्स वापस आ चुका है और हमारी कहानी इसी तरीके से खत्म हो गई।